गुड इवनिंग टू एवरीवन। बैठे। पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स का चैप्टर शुरू किया था और इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधारों को जरूरी माना है। और उसका एक डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कि कैसे भूमि सुधार ऊपर रखना है और कृषि उत्पादकता और गरीबी को कनेक्ट करना है। भूमि सुधार सीधे सीधे भी गरीबी को दूर करते हैं, क्योंकि उसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक बात है कि आप भूमिहीनों को, निर्धनों को लैंड बांटेंगे, उससे गरीबी पर सीधा प्रहार होता है। और आपको निवेदन किया था कि वी.एस. व्यास सर का नाम लिया था कल की क्लास में मैंने, और उन्होंने बोला था कि अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो आपको जो भी आपके पास उपाय उपागम हैं, उनके अलावा आपको इस बात पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि निर्धन लोगों के पास आय अर्जक संपत्तियां आए, तो ऐसी संपत्तियां जो इनकम जनरेट करती है। हर संपत्ति इनकम जनरेट नहीं करती है, ये भी आपको समझना चाहिए। जैसे ज्वेलरी है, आपके पास सोना है, सोने से बने आभूषण है, उससे इनकम जनरेट नहीं होती है। वो एक अलग बात है कि सोना टाइम टू टाइम महंगा होता रहता है, वो तो स्पेकुलेटिव है, कि आप एक अंदाज लगा रहे हो कि सोना पीछे से महंगा होता आ रहा है तो आगे भी ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसकी गारंटी तो नहीं होती है। तो सोना आपके पास पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, मान लो कैश भी संपत्ति में ही आता है, उससे भी अपने आप पे कुछ नहीं आता है। कैश अपने आप तो आपको कोई इनकम नहीं देता, सोना भी नहीं देगा, आभूषण भी नहीं देंगे। इस तरह से तो हर संपत्ति आपको इनकम देती हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लैंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है खेती वाली, वो आपको इनकम दे सकती है और वो अक्षुण्ण भी रहती है। मतलब अगर आपको सही मायने में आनुवंशिक अधिकार देने हैं किसी, अगर आज आप कार छोड़ के जाते हो तो कार तो खराब हो जाएगी, और कारों के बारे में अखबार में पढ़ ही रहे होंगे कि दिल्ली में लग्जरी गाड़ियों की क्या हालत हो रखी है, औने पौने दाम पर उनको बेचा जा रहा है। और जो मतलब 80 लाख की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, जो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने जो नियम लागू किए हैं उन सब बातों को देखते हुए, तो गाड़ी तो एक टाइम के बाद खराब ही हो जाएगी। आनुवंशिक अधिकार इस सिर्फ कानून पर डिपेंड नहीं करते, आनुवंशिक अधिकार उस वस्तु की नेचर पर भी डिपेंड करते, कि अगर वो वस्तु खराब हो गई तो आनुवंशिक अधिकार कहाँ मिले किसी को। जैसे मान लो मैं गाड़ी छोड़ के चला गया, मेरी डेथ हो गई, तो वो गाड़ी मेरे बच्चों को मिलेगी, तो वो कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं, एक उसका लिमिट है, उसके बाद फिर वो गाड़ी खत्म हो गई, तो क्या सही मायने में मैं उनको वो राइट्स दे पाया जो आनुवंशिकी के रूप में उनको मिलने चाहिए? नहीं दे पाया। हाँ, मैं अगर उनके लिए एफडी करवा देता, मैं उनके लिए कोई शेयर्स गिफ्ट कर देता, जैसे कि विप्रो वगैरह अच्छी-अच्छी कंपनी के शेयर गिफ्ट कर देता उनको, तो वो तो उनको पड़े-पड़े मतलब डिविडेंड्स वगैरह, मुनाफ़े ये सब उनको मिलते रहते, और इस तरह से उनको, और वो खराब भी नहीं होते, शेयर्स तो खराब होते नहीं हैं, वो तो आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब एक अलग बात है कि कंपनी दिवालिया हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तो वो तो धरती में भी भूकंप आ सकता है, तो आपकी तो ज़मीन भी बर्बाद हो सकती है होने में, तो ऐसे काल्पनिक बातें सोचने से कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ तो मतलब आप इस बात पे ठीक से विचार करें, तो धरती बहुत बड़ी मात्रा में आनुवंशिक अधिकार आपको देती है कि आने वाले कई पीढ़ियों तक वो धरती का आप इस्तेमाल करते हो। और हमारे भारत में तो संस्कृति भी ऐसी बनी हुई है कि
आज अगर मैं राजस्थान में नहीं रह रहा हूँ, दिल्ली में हूँ, तो मेरे फादर ने मेरे को बोला हुआ है कि आप जमीन मत बेचना, जो क्योंकि ये जमीन मैंने भी नहीं खरीदी, ये भी हमारे मतलब फोर फादर्स की है। वो मेरे को मिली, तुम्हें भी ऐसे मिलेगी, तो तुम भी इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना। गांव से हमारे पास कई बार फोन आते हैं, बार बार आते, पहले फादर के देहांत के आसपास तो बहुत ज्यादा आने लगे कि हमने सुना आप जमीन बेच रहे हो या बेचोगे, तो हमें सबसे पहले देना। मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं बोला किसी को कि हम जमीन बेच रहे हैं। मैंने कहा आप आज तो फोन कर दिया, आज के बाद मेरे को इस टॉपिक पे फोन मत करना कि सर गलती हो गई, हमने तो गांव में अफवाह फैली हुई है। मैंने कहा अफवाह तो ऐसी फैलती रहती है, मेरे को नहीं। तो ये सही मायने में राइट्स जो आप बात करते हो ना, ये बात आपको काफी जगह पे काम आएगी मतलब। तो अगर आप लैंड राइट्स देते हो, तो अच्छा गरीबी का मतलब अंत करने में मदद मिल सकती है, और सही मायने में लोगों को आनुवंशिक अधिकार भी मिल सकते हैं, अगर वो इस परंपरा का पालन करे कि हमें जमीन नहीं बेचनी है और उसे बनाए रखना है। अच्छा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हो ना, तो ये कंडीशंस भी रहती है। सरकार जब किसी को जमीन देती है, तो उसको ये कई बातें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कि जमीन लेके भूमिहीन के नाम पे जमीन ले ली और फिर आप उसको बेच रहे हो। ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बंधन में लेके आती है सरकार कि आप इस पर खेती करेंगे। तो डायरेक्ट गरीबी कम हो रही है जमीन मिलने की वजह से, ये तो भूमि सुधारों से पता लग ही रहा है। और दूसरा, भूमि सुधारों से कृषि उत्पादकता का भी कनेक्शन है सीधा सीधा, क्योंकि आप उसमें छोटे खेतों की समस्या को रिजोल्व करते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे ही। और काश्तकारों के शोषण वगैरह को दूर करते हो, तो उससे भी मतलब उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनको मौद्रिक प्रेरणाएं मिलती है कि उनको अच्छा फायदा मिल रहा है, तो वो कृषि में मन लगा के काम करते हैं। किसी ने, कौशिक बसु जी ने लिखा है किताब में कि जब आप 50% लगान ले रहे हो, मतलब परसेंट के रूप में, तो ये इनकम टैक्स की तरह हो जाता है। जैसे किसी ने 100 क्विंटल माल पैदा किया, तो 50 क्विंटल देना पड़ेगा उसको। एक होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट लेते हो, जैसे आप कहते हो कि हम 50,000 रुपये साल के लेंगे, ये तो फिक्स हो गया। जब ये फिक्स होने के बाद कौशिक बसु लिखते हैं कि फिर वो ज्यादा दिमाग लगाने लगेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो 50,000 देने हैं उनको, और भूस्वामी को भी पता है कि 50,000 हमें लेना है। इसके बाद उसके खेत में कम ज्यादा से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 की जगह 50% बोलते हो, तब तो ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स की तरह हो गया। आप 100 क्विंटल करोगे तो 50 क्विंटल देना है, 200 क्विंटल करोगे तो आपको 100 क्विंटल देना है। आप आगे ध्यान रखना मेंस के लिए कि किस प्रकार का लगान सिस्टम आपके अनुसार बेहतर होगा, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है भूमि सुधारों का। है बहुत रिसर्च है इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी आगे, आज की क्लास में तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह का ज्यादा है, मतलब परसेंटेज में ज्यादा है। कई कई पर ऐसा है, जैसे मैंने गांव के अंदर उनको बोल दिया कि आप अ, आपको जो लगे दे देना, 10,000 20,000 जो है, वो मेरे अकाउंट में साल में एक बार कभी डाल देते हैं, मैं देखने भी नहीं जाता कि भाई वो क्या। और मैं ये सोच के चलता हूँ कि चलो खेत पे जुताई हो रही है, नहीं तो जमीन पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, और वो वहां पे रहते भी हैं, तो फिर ऐसा रहता है कि भाई सुरक्षित है। लेकिन जो वहीं गांव में रह रहे हैं, वो इस पैटर्न पे काम नहीं करते, तो वो तो 50% के आसपास मतलब माल, और रोज दिन में 3 बार खेत पे भी जाते हैं, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि काश्तकार चोरी तो नहीं कर रहा है हमारे। गांव के गांव में जैसे कोई अध्यापक है, तो वो खेती नहीं कर पाता है, जो दुकान करता है वो भी खेती नहीं कर पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बटाई पे दे देते हैं, लेकिन वो निगरानी में रखते हैं। बार बार खेत के चक्कर काटेंगे, बाइक लेके, गांव में बाइक आजकल हर किसी के पास है, अपना बाइक ली, दिन में चले गए, तो देख लेते हैं कि कितना माल इसमें पैदा होने वाला है। तो वो काश्तकार भी डरता है कि मालिक आएगा तो कैसे क्या होगा, तो वो चोरी नहीं कर पाता है फिर उस, इसलिए उनको ये नहीं सही लगता है कि हम 50,000 रुपये ले लें, 20,000 रुपये ले लें। उनको तो ये लगता है कि भाई आधा आधा का रहेगा हमारा।
तो फिर उसको लगता है भाई आधा ही देना है इसको, जब फिर हम इतना काम क्यों करें। तो वो क्या करते हैं, एक ही किसान क्या करता है, 5 खेत ले लेता है अलग अलग लोगों के, और उस किसी पे ध्यान नहीं देता है। जितना माल हो गया, उसको तो 50% वैसे मिल जा रहा है, काम कम करेगा तो भी मिलेगा, तो बहुत सारे खेत ले लेता है। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो मन लगा कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लग रहा है 50% हम दे रहे हैं, तो हम इतना मेहनत क्यों करें। खेत ले लेता है, पशु अंदर घुस रहे हैं, वो खा रहे हैं उसको, उसका वो निगरानी नहीं रख रहा है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा है। 5 खेत ले रखे हैं उसने, तो फिर उसका अपना खेत भी है, क्योंकि वो खेती का ही काम कर रहा है, तो अपना खेत भी देख रहा है, अड़ोस पड़ोस वाले भी ले लिए, और इस तरह से तो इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो ये ग्रामीण वाला सिस्टम आपको कहीं ना कहीं मतलब समझना पड़ेगा। तो हमने एक जमींदारों का या बिचौलियों का उन्मूलन करके क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद हम काश्तकारी सुधारों पे जाएंगे। तो पहला तो कंप्लीट हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह आपको होना चाहिए। ऐसी कोई बातें थी नहीं जो हमें बाउंस करे या उसमें बहुत बड़ी कोई चीजें हो। तो आप सेकंड लिखें अब के बाद। जो भी आपने लिखा हुआ है उसके आगे आप ये लिख दें, सेकंड करके काश्तकारी सुधार। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दूं हल्की सी। तो आप जिस भी स्टेट के हो, हर स्टेट ने कुछ ना कुछ कर रखा है, और लॉ भी बना हुआ है। जैसे राजस्थान का टेनेंसी एक्ट बना हुआ है, और 1955 का टेनेंसी एक्ट, और उसको काश्तकारी अधिनियम कहते हैं हिंदी में। ये जो काश्तकार वर्ड आ रहा है, इसमें हर किसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि काश्तकार का मतलब जो काश्त करता है, जो खेती करता है। लेकिन खेती तो स्वामी भी कर सकते हैं,
लेकिन जब आप काश्तकारी सुधार बोलते हो तो आपका भाव क्या होता है, उसको क्लियर किया मैंने। मतलब ये जो टॉपिक है इसकी रिलेशन टेनेंट फार्मर, यानी ऐसे फार्मर जो टेनेंट हैं, यानी दूसरों के खेत पे काम कर, उनको हम काश्तकार बोल रहे हैं यहाँ पे। इनका संबंध टेनेंट फार्मर्स यानी कि काश्तकार, या फिर आप उसको शेयर क्रॉपर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्रॉप को शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो बटाईदार ऐसे लिखा हमने। जब आप मेंस में लिखोगे इसके बारे में तो आप ऐसा लिख सकते हो कि काश्तकारी सुधारों का संबंध बटाईदारों से है, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट, बटाईदारों से है, या उन किसानों से है जो दूसरों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं, दूसरों की भूमि। ठीक है, तो ये तो हमने इसको क्लियर किया, मतलब कि टेनेंट फार्मर्स या शेयर क्रॉप होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न सुधारों को सम्मिलित किया गया है। उसमें फर्स्ट लिखिए ए, लगान का नियमन। अब जैसे जमींदार तो समाप्त हो ही चुके हैं, लेकिन लगान के नियमन की बात आज भी है। तो आपको इससे थोड़ा लिखते समय एग्जामिनर को क्लियर करना पड़ेगा आपको कि लगान का टॉपिक आज भी क्यों है भारत के अंदर। तो लगान की बात तो ब्रिटिश पीरियड में ही ज्यादा थी। और मैंने कल परसों की क्लास में आपको कहा कि भू राजस्व तो एक टैक्स है, उसको हम लगान बोलते भी नहीं है। बोलते हैं तो भू राजस्व बोलते हैं। फिर ये लगान का टॉपिक क्लैरिटी मांग सकता है, मतलब आपके एंड से, मतलब आपको लिखना पड़ सकता है एक आधी लाइन। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे जमींदारों के साथ, तो तब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखें इसके बारे में कि भारत में भले ही जमींदारों आदि बिचौलियों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय कृषि में शोषण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो ये कनेक्टिविटी आ गई, मतलब कॉन्ट्रास्ट में लिख रहे हो आप, भारत में भले ही जमींदारों आदि बिचौलियों का पूर्ण रूप से। आपकी राइटिंग इतनी ठोस है कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। आप अंत कर दिया गया की जगह भी आपने पूर्ण रूप से लिखा है, मतलब आप ये शो कर रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये बात कहने के। लेकिन इसके बावजूद भारतीय कृषि में शोषण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वर्तमान भारत में तथाकथित भूस्वामी
अब जमींदार नहीं लिखना है हमें। तथाकथित भूस्वामी बड़ी मात्रा में काश्तकारों से ऊंचे लगान की वसूली कर रहे हैं, जिसका स्तर अधिकांश मामलों में कुल कृषि उत्पादन या कुल कृषि उपज। अब मुझे लगा ना कि ये वाक्यों की सेटिंग बिगड़ जाएगी, उत्पादन में बाहर निकलेगा, तो उपज लिख दिए। तथाकथित भूस्वामी बड़ी मात्रा में काश्तकारों से ऊंचे लगान की वसूली कर रहे हैं, जिसका स्तर अधिकांश मामलों में कुल कृषि उपज का लगभग 50% देखने को मिलता है। जो पूर्व योजना आयोग के संस्तुत स्तर, संस्तुत का मतलब होता है रिकमेंडेड, संस्तुत स्तर 20 से 25% की तुलना में काफी ऊंचा है। एक ही फ्लो में चले गए हम, पूरा का पूरा, ज्यादा वाक्य विन्यास मतलब वो नहीं किया। वर्तमान भारत में तथाकथित भूस्वामी बड़ी मात्रा में काश्तकारों से ऊंचे लगान की वसूली कर रहे हैं, जिसका स्तर अधिकांश मामलों में कुल कृषि उपज का लगभग 50% देखने को मिलता है, जो पूर्व योजना आयोग के संस्तुत स्तर। अब हम ये लिखते, ये ध्यान देने योग्य है कि पूर्व योजना आयोग ने ये रेंज बताई थी लगान की, तो आपको फिर एक अलग वाक्य की फिर वर्ड लिमिट का भी चक्कर होता है उसमें। तो जो पूर्व योजना आयोग के संस्तुत स्तर 20 से 25%, उन्होंने बोला था कि लगान का जो लेवल है वो कुल कृषि उपज का 20 to 25%, 21/5 हुआ, मतलब 1/5 से लेकर 1/4, ये रेंज होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि हमें 50% देखने को मिल रहा है अधिकांश मामलों में। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उनको थोड़ा एब्सोल्यूट राइटिंग लगेगी, कहीं पर कम हुआ तो, इसलिए आपने लिखा अधिकांश मामलों में 50% देखने को मिलता है। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में लगान के नियमन को लेकर अलग अलग राज्यों द्वारा कई प्रकार के नियमों को लागू किया गया। कई प्रकार के नियमों को लागू किया गया, लेकिन
व्यावहारिक रूप से लगान का उचित नियमन नहीं हो पाया। पूर्ण विराम लगाइए। इसके पीछे निम्न दो कारणों को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। देश लगाइए, बस लिखिए। काश्तकारों के आर्थिक सशक्तिकरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं देना। दूसरा लिखते हैं, भारत में जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि की सापेक्षिक कमी ये ध्यान देने योग्य है कि भारत को एक लैंड हंग्री कंट्री माना गया है। इस प्रकार का कोई अ, अभिव्यक्ति आती है तो आप एकाधिक शब्दों को मिला के अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो अभिव्यक्ति इस तरह की आए वहां फिर आप वैसे ही लिख दो, इंग्लिश में चलेगा। और इसका वैसे रूपांतरण करोगे तो कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा, और उनको भी पता है कि आप एडिशनल लिख रहे हो। नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर उसका वो भी दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा कहीं कहीं तो, कि भाई अच्छे वर्ड्स को लग के आना है, कोई बात को करना है। आपको जीडीपी पढ़ाते समय भी मैंने एक जगह लिखा है, मतलब समझाया होगा शायद, कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छा होता है जीडीपी की तुलना में। एब्सोल्युटली आपका जीडीपी कहीं पर भी हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद अगर सही नहीं आ रही तो आपके देश में लोगों में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपको बढ़िया नजर नहीं आएगा। तो
टोटल होने से नहीं होता है, मतलब पर कैपिटा कैसा है। तो टोटल लैंड हमारे यहाँ अच्छी खासी है, लगभग मेरे हिसाब से 157-159 मिलियन हेक्टेयर ऑपरेशनल लैंड है इंडिया। 157 टू 159 मिलियन हेक्टेयर ऑपरेशनल लैंड है, जिससे आप पार्शियली फुली, कई बार खेत पूरा नहीं जोतते हैं, अधूरा भी हो जाता है, किसी क्रॉप सीजन में बुआई नहीं भी करते हैं, लेकिन वो उसमें बुआई होती है कभी कभी, या पार्शियल या फुल, वो उस तरह की जमीन वो ऑपरेशनल लैंड कहते हैं। वो भारत में, एक तो कृषि गणना अभी चल रही है, उसके डेटा आए नहीं। जो कृषि गणना अभी उपलब्ध है हमारे पास, वो 2015-16 की है, उसी के डेटा मेरी क्लास में आएंगे। और एक अभी वो चल रही है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक कंप्लीट नहीं होगी, मैंने सर्च भी किया था, क्योंकि आपकी क्लास चलने से पहले मेरे को देखना था कि कहाँ-कहाँ पे डेटा अपडेशन की नीड है। कोई भी आप टॉपिक पे जाते हो तो पुराना तो नहीं पढ़ाओगे ना, मतलब एक बार देखोगे अपने एंड पे कि, तो मुझे मालूम था कि वो प्रोसेस में है, कई डेटा प्रोविजनल आ जाते हैं कभी-कभी, जिसको आप अस्थायी कहते हो। तो उसको मैंने अच्छी तरह से खंगाल लिया कि भई अभी इन्होंने कोई रिलीज़ नहीं किया। तो 157, 159 मिलियन हेक्टेयर भी खूब होता है, देखा जाए तो। लेकिन फिर भी लैंड हंग्री क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर कैपिटा उतनी लैंड नहीं मिल पाती है। समस्या वो की वही है जो पहले थी, मतलब व्यवस्था बदलने से, मतलब आप कानून ले आए, कुछ भी सिस्टम ले आए, लेकिन मूल बात को नहीं बदलोगे तो। पहले क्या था? पहले भी यही था कि लैंड शॉर्ट पड़ रही थी, जब उन्होंने ग्रामीकरण किया भारतीय अर्थव्यवस्था का। अच्छा, गौरव दत्त जो एक वर्ल्ड बैंक के रिसर्चर, उन्होंने एक जगह पे लिखा कि भारत ने, आज के भारत में उदारीकरण के बाद ग्रामीण औद्योगिकीकरण पे ध्यान नहीं दिया। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको, कि काश्तकारों का कि आर्थिक सशक्तिकरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं देना। आप बटाईदारों को विकल्प दोगे, अगर उसके पास अच्छे विकल्प हैं, तो वो आपको क्यों 50% लगान देगा? टेक्निकली जो ऑफिशियल राइटिंग है, हम क्लास में वही कह रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे भी काफी नज़ारा बदल चुका है भारत में, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आया नहीं है। मेरे काश्तकार हैं, तो वो ऑफिशियली तो ये आता है कि काश्तकार शोषण, मतलब स्वामी कर रहे हैं। हो ये रहा है कि उल्टा वो मेरा शोषण कर रहे हैं। तो फादर की डेथ के बाद जब मैं गाँव गया, तो मैंने कहा, 2-4 साल तक तो मैंने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ उत्पादन। फिर मैंने एक दिन पूछा उससे कि क्या प्रोडक्शन हुआ, जब मैं उधर गया हुआ। तो बोले आपको तो पता है कि इधर पानी की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं हुआ 2-3 साल से, और आप आए भी नहीं इधर खेती के ऊपर, तो मेरे कुछ खर्चे हो गए हैं, तो आप आए हो तो 4,000 रुपए मेरे को देते हो। मैंने 4,000 रुपए उल्टा उसको दिए। मैंने कहा मैं क्लास में तो कुछ और पढ़ाता हूँ, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये वाकई में ये घटना थी। फिर मैंने उनको अब पूछा बाद में, आजकल कभी कभी बात करता हूँ कि क्या बुआई करी, तो मेरे को पूछना पड़ता है कि क्या बुआई करी, वो मेरे को नहीं पूछते कि हम क्या बोए हैं इसके। तो आज क्यों हो गया काश्तकार ऐसा, देखा जाए तो? वो आपने मनरेगा, बहुत सारे विकल्प उनको दिए हैं, बट अभी ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है ये चीज खेती के अंदर, कि आज आप ये लिख सकते हो कि काश्तकारों का शोषण नहीं हो रहा है, वो 50% लगान नहीं दे रहे हैं। ये बात ऑफिशियली नहीं लिख सकते आप, नहीं तो आपके नंबर जीरो पे आ जाएंगे। तो जो ऑफिशियली चल रहा है वहाँ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ऑफिशियल राइटिंग ही लिखनी पड़ेगी अभी आप वहाँ पे। तो लगान जो हाई दिखता है ऑफिशियली, उसकी दो वजह है। एक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रॉपर नहीं है, जैसा कि लोग मानते हैं इस चीज को कि अभी लोगों के पास उतने विकल्प नहीं है गाँवों के अंदर, इसलिए वो खेती पर काफी निर्भर कर रहे हैं, इस वजह से भी लगान ऊंचा है। दूसरा क्या है कि जनसंख्या का दबाव है, लैंड हंग्रीनेस है, तो भी ये हो रहा है कि लगान हाई बना हुआ है, शॉर्टेज है लैंड की।
लैंड की शॉर्टेज आप कहोगे कि ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं हमें, ऐसा भी मन में आ रहा होगा आपके कि दोनों बातें तो एक ही जैसी लगी, दोनों बातें एक जैसी नहीं है। अगर लैंड शॉर्टेज भी हो लेकिन ये हो जाए तो लगान हाई नहीं होगा, क्योंकि उनके पास क्या है, ऑप्शन है। समझ आ रही ना ये बात? दो पॉइंट हर टॉपिक में आपको एक एक दो दो मिनिमम टू तो लिखना ही पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम बता रही हो कि लगान का नियमन नहीं हुआ तो वजह क्या रही, तो कम से कम दो पॉइंट्स आपके पास, इसमें दो ही हैं। तो लगान के नियमन के पीछे जो विफलता भारत में रही है ऑफिशियली, उसका यही ऑफिशियल वर्जन भी। उसके बाद आप बी पे आइए, ये ए था ना लगान का नियमन, ए बी पे आइए। परमानेंसी इन टेनेंट, इसके अंतर्गत ये सोचा गया कि भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों की बारंबार की जाने वाली बेदखली, यही वर्ड लिखना है वहां पे, बेदखली को रोका जाए। पैराग्राफ चेंज करें, उपयुक्त बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग प्रकार के कानूनी प्रावधान किए गए, अलग अलग प्रकार के कानूनी प्रावधान किए गए, लेकिन इन सभी में निम्नलिखित तीन बातें सामान्य रूप से ध्यान में रखी गई।
स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के कारण उसमें वेरिएशन आएगा, मतलब कोई स्टेट कैसा रूल बनाएगा, कोई कैसा बनाएगा, और हम एक स्टेट को पढ़ भी नहीं सकते, और यूपीएससी ने दे रखा है इसे। तो उसमें कॉमन पॉइंट्स जो थे, अलग अलग स्टेट ने जो कानून बनाए, तो कॉमन पॉइंट्स 3 देखने को मिलते हैं। 3 बातों को सामान्य रूप से ध्यान में रखा गया, देखने को मिलती है। तो देश लगा दिया होगा आपने, देश लगा दें, फर्स्ट लिखें। कि काश्तकारों की बेदखली केवल कानूनी प्रक्रिया से ही हो, केवल कानूनी प्रक्रिया से ही हो। अब यहाँ प्रतिबंध जैसा आ गया ना कि आपको एक लॉ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो लॉ क्या कह रहा है, ये तो स्टेट का एक्ट बताएगा। मानो वो कह रहा है कि आपको, जैसे प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, आप किसी को हटा रहे हो तो उसको नोटिस देते हो, मतलब 90 डेज का या ऐसा नोटिस देते हो कि भाई आपको रिमूव किया जा रहा है। तो ऐसे नोटिस पीरियड टाइप के प्रावधान हैं अगर, तो वो आपको मानने पड़ेंगे कि काश्तकार को आप नोटिस को टाइम पर जो भी बता रखा है। अगर वो ये कहते हैं कि इसकी सूचना तहसीलदार या नायब तहसीलदार, पटवारी, ऑफिस कानून गो, गिरदावर, कोई भी इसमें जो पोस्टें होती है लोकल लेवल पे, उनको भी एक नोटिस का प्रतिलिपि दिया जाना चाहिए, एक कॉपी दिया जाना चाहिए, उनको भी इंफॉर्मेशन में आए कि काश्तकार को रिमूव किया जा रहा है। तो इस तरह से लॉफुल प्रोसेस, मतलब जब आपके ऊपर कानून की कोई भी प्रक्रिया को लागू कर दिया जाता है तो फिर आप बंधन में आ जाते हो। मतलब रैंडमली नहीं कह सकते कि आप अब खेती नहीं करोगे और अब हम दूसरे को लगाएंगे। आपके मन में ये विचार है अगर, तो आप प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए बताओ सामने वाले को, नोटिस देना, ऑफिस को, ऑफिसर को इन्फॉर्म करना, जो भी है। तो एक पॉइंट तो सभी स्टेट्स के अंदर ये था कि काश्तकार को बेदखली वर्ड लिखना है आपको वहां पे, निकालना, हटाना, इस तरह के कॉमन वर्ड्स नहीं लिखना है, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। ऐसे 2-3 वर्ड आएंगे हमारी क्लास में, हिंदी में आपको उन्हीं को लिखना है अगर कोई स्कोप बनता है इस तरह के लेखन का। तो एक तो ये हो गया कि लॉफुल प्रोसेस फॉलो करनी है। दूसरा लिखिए, ये भी ऐसे ही लिखना आपको वहां पे, अगर आता तो खुद का, पर्सनल कल्टीवेशन, खुद काश्त ही बेदखली का आधार हो सकता है। भूस्वामी काश्तकार को हटाएगा, बटाईदार को, तो उसको रीजनिंग देनी है, मतलब ग्राउंड देना है कि किस ग्राउंड पे हटा रहे हो। तो ग्राउंड यही रहेगा, पर्सनल कल्टीवेशन, यानी मैं खुद खेती करूंगा। जैसे हम देखते हैं मिलिट्री के अंदर लंबे टाइम तक तो आप सर्विस कर नहीं पाते, जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है। मीनाज जो है, अ, मतलब जो एसटी कैटेगरी एक मीनाज है, ये पशुपालक भी हैं, ये खेती भी करते हैं, राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश, इधर ये काश्तकारी का काम भी करते हैं। अब कोई इस कम्युनिटी का आदमी मिलिट्री में गया, मिलिट्री में भी काफी लोग हैं इस कम्युनिटी से, अब वो टाइम पूरा हो गया, 15 साल या जो भी कुछ टाइम होता है, उसके बाद ये वापस गांव में जा रहे हैं। अब ये क्या काम करेंगे, तो इनके पास एक आधार
सॉलिड बन जाता है कि हाँ मेरे को खुद को खेती करनी है, क्योंकि मैं अब इस मिलिट्री से बाहर हो गया हूँ, मेरा रिटायरमेंट। तो इस तरह की कोई वजह बताओगे आप, लेकिन आप बोलोगे क्या कि मेरे को खुद को खेती करनी है। ये क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हटाने के आधार कई सारे हो जाएंगे, और वो नाजायज भी हो सकते हैं, मतलब आप गलत भी कह सकते हो, जैसे कि काश्तकार मेरे से ठीक से बात नहीं करता, जबकि वो ठीक से बात कर रहा है, लेकिन आपने कह दिया कि वो तो मेरे से पूछता नहीं, ठीक से बात नहीं करता, माल की चोरी करता है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, पड़ोसियों से लड़ाई करता है, आए दिन केस होते हैं, मैं इसको कब तक झेलूं, तो ये आदमी अच्छा नहीं है। जो महिलाओं के साथ होता है, जो महिलाओं पे जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये ऐसा वैसा, जब वो बात बिगड़ने लगती है तो उन पे आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। और कुछ तो चालाक लोग ऐसे होते हैं कि उनको पहले से ही मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाना चालू कर देते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में मेंटल दवाओं को चालू कर देते हैं, वो महिला को पता ही नहीं लगता है कि ये हो क्या रहा है। वो प्लानिंग के तहत कर रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि उसको आगे दिखाना है कि ये मेंटली फिट नहीं थी। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड पे चली गई, और बाद में आपने वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उसको कोर्ट में दे दिए। केस तो आपका ढीला हो ही गया ना थोड़ी देर के लिए, कि जज तो एविडेंस पे बात करते हैं ना। उन्होंने देखा कि हाँ इसका तो पिछले 2 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। और जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं आम तौर पे उनमें टेंडेंसी ज्यादा ही बन जाती है, तो अब वो काफी कुछ बदल जाता है सीन। तो अगर आप किसी भी महिला को लेकर कोई कानून बनाओगे, तो आधारों को सीमित नहीं करोगे, तो वो बहुत फैल सकता है मामला, गलत आरोप भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर काश्तकार फलाना है, ये है, वो नहीं चलेगा। आप खुद, आपको खेती करनी, क्या ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड बिल्कुल सही है, और क्या आप गांव में रहते हो, क्या गांव से दूर रहते हो, तो कितना किलोमीटर पे रहते हो, आपका परिवार है कि नहीं, ये खेती आपके आय का मुख्य स्रोत है या नहीं है। बहुत सारी बातों से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। हालांकि हमने जब ये भूमि इस चीज को किया था, तो ये पॉइंट छोड़ दिए थे। तो एक आदमी 600 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कह रहा मैं खुद खेती करूंगा। उसने कहा चलो तुम खेती का आधार बता रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि हम खेती करेंगे। फिर बाद में सरकार की आंखें खुली कि खुद कास्ट वर्ड का भी मिसयूज हो सकता है। वो मैं आगे चलकर जब इसका फेल्योर डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, फेल्योर को नहीं समझना है। फेल्योर इज अनदर केस, बट व्हाई गवर्नमेंट थॉट टू ब्रिंग दिस पॉइंट इज माय पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये क्यों लिखा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि उनको पता है कि इसको हटा देंगे तो वो बहुत कुछ बोलेंगे, और उनके लिए उसको हटाना इजी होगा, लेकिन खुद कास्ट को डालेंगे तो उस पॉइंट में थोड़ा वजन आएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा, उसने बहुत सारे एग्जाम दिए, अब वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, और घर में 200 बीघा जमीन है, तो उसने पेश कर दिया उसको कि सर ये हमारे जो भी है परमिशन लेटर्स है, ये रिजल्ट्स है, the boy is not able to go through the multiplicity of exams, and we are left with no option but to go for agriculture, and since we are having land not less than 200 बीघास, तो हम क्या करेंगे फिर जमीन। तो जज समझेगा, तहसीलदार की कोर्ट समझेगी कि हाँ भाई इनका ये ठीक है फैसला। तो काश्तकार को कहेंगे कि भाई देखो अपना जो भी है, अब ये लोग खुद कर रहे हैं खेती तो करेंगे। तो खुद कास्ट को आधार, ग्राउंड जो देना है वो खुद कास्ट से देना है, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी है। ये काफी नहीं होगा, फिर साथ में ये भी बताना है कि हम खुद खेती करेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखिए। यदि काश्तकार की बेदखली होती है तो भूमि का एक भाग काश्तकार के लिए छोड़ना होगा।
ये वाली जो प्रोविजन थी ये थोड़ी ज्यादा टाइट ले ली गवर्नमेंट। अब कानून की भी नपातुला होना चाहिए। ये बाइस हो गया, ये इसमें बाइसनेस आ गई इस पॉइंट से। बाइस्ड इन फेवर ऑफ टेनेंट फार्मर्स। बाइस हो गया है यहाँ पे आके कि आप मुश्किल में डाल दिए सामने वाले को कि अब ये हटेगा तो फिर एक टुकड़ा देना पड़ेगा। ज्यादा सख्त हो गया नियम। और जब ये दिख रहा है उन सबको रूल्स नजर आ रहे हैं, और कोई भी कास्ट पे जमीन दे रहा है तो क्या उसको थोड़े बहुत नियम, अगर आप देश में काम कर रहे हो, बिजनेस भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो लो तो समझना पड़ेगा। अगर आप वो अनजान होके काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो जो अवेयर लोग थे भारत के अंदर, उन्होंने तो इसका तरीका ही दूसरा निकाल दिया इसकी वजह से। ऐसे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट किधर ले जा रहा है, या आप सेफ ज्यादा कर रहे हो इसको टेनेंट फार्मर को। ऐसे तो कई लोगों की जमीन ले लेगा, अलग अलग लोगों की लेके एक बार फिर उसको निकालना आपके लिए तो हेडक हो जाएगा। और वो इसको एक कहानी बना देगा जमीन को हथियाने की। तो इसलिए यहाँ पर एक नई समस्या हमारे इंडिया में जो पैदा हुई कि ये काश्तकारों को पेपर पे नहीं लेके आए। इसकी वजह से जो बायसनेस आई इसको, देखो जमीन तो रहेगी, उसका तो आप क्या कर सकते हो। अच्छा, काश्तकार भी लगाना पड़ेगा। कई किताबें ये भी कहती है कि काश्तकारी नहीं हो तो क्या, मतलब काश्तकारी को हटाया भी जा सकता है, इसे उल्टा भी पूछ सकती है यूपीएससी। ये भी ध्यान रखिए कि काश्तकारों के शोषण के मद्देनजर क्या आपके अनुसार भारत में काश्तकारी को हटा देना चाहिए, यानी कि टेनेंसी को इलीगल कर देना चाहिए। फिर फंस जाओगे वहां पर आप। फिर वहां आपको किसी भी कीमत पे टेनेंसी को इलीगल नहीं बोलना है। अब कोई आपको कहे कि मकान मालिक टेनेंट्स का शोषण करते हैं, तो आप ये बोलने लगो कि टेनेंसी खत्म हो जाए, तब तो मकानों की समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? क्या हर आदमी मकान खरीदेगा? और इसका मार्केट भी कैसे डेवलप होगा? आपका लैंड मार्केट तो वो डाउन हो जाएगा, प्रॉपर्टी की रेट बिल्कुल नीचे चली जाएगी। आपको ये भी तो देखना है कि लैंड का जो एक मार्केट बना हुआ है वो भी तो सस्टेन करे भारत के अंदर, राइट? तो पॉइंट ये है कि आप टेनेंसी को रोकोगे, मना करोगे, इलीगल डिक्लेयर करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करती है। बहुत शुरू में आप कल्पना से भी सोच सकते हैं कि सब लोगों ने खेती करी होगी शुरुआत में, इंडस्ट्री तो बाद में आई। औद्योगिक क्रांति, मास प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग, कोयले का, भाप और ये सब जो भी है, मास प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, मतलब कि शुरुआत में तो सारे लोग खेती और ये प्राइमरी एक्टिविटीज, फिशिंग वगैरह ये सब यही करते रहे हैं। तो आज जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो वही किसानों में से ही कोई लोग उद्योगपति बने होंगे ग्रेजुअली, किसानों में से ही कोई व्यापारी बना होगा, किसानों में से कोई आईएएस बना होगा, किसानों में से कोई मिलिट्री में गया होगा कहीं ना कहीं। पीछे जाके देखोगे तो उनके परिवार में आपको फाइनली किसान मिलेंगे। बाद में वो बिजनेसमैन बन के कई पीढ़ियों तक बिजनेसमैन, फिर उनमें से कोई आईएएस बन गया और आईपीएस और इस तरह का। अगर आप ये नियम बनाते कि टेनेंसी नहीं रख सकते, तब तो खेती आप ही को करनी पड़ती। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता जो आज हम भारत को देख रहे हैं? मतलब कोई खेती को नहीं छोड़ता फिर, क्योंकि वो खेत को छोड़ा नहीं जा सकता उस समय में जब गरीबी और इस तरह की चीज थी। और आप कह रहे हो कि हमारी जमीन भी चली जाए, काश्तकार नहीं रख सकते, आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, आपके खिलाफ चालान बनाए, तो फिर तो जमीन आप ही को जोतनी पड़ेगी। तो क्या आज भारत एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। ना हम मिलिट्री खड़ी कर पाते, ना हम सिविल सर्विस खड़ा कर पाते। तो इकोनॉमी तो बदलेगी, बदलेगी तो बिजनेस बदलेगा। लोग जमीन को
छोड़े भले ही नहीं, लेकिन जमीन पर खेती नहीं कर पाएंगे सारे के सारे लोग, तो आपको काश्तकार तो रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो महिला मेंटली मतलब विधवा महिला है, उसको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, वो खेती कैसे करेगी? ये मैं अपने विचार नहीं रख रहा आपसे ना, मैं अपने विचार नहीं रख रहा। मैं अलग-अलग जगह से जो मैंने पढ़ रखा है, वही विचारों को रख रहा हूँ मैं, प्रयोग नहीं करता क्लास के, कि मैं अपना ये विद्वान बन गया आपके सामने। ऐसा कोई विद्वता हमारे पास नहीं है, जो मैंने कहीं पढ़ रखा अलग-अलग बुक्स में, उन्हीं के विचार भी दे रहा हूँ मैं, कि एक इकोनॉमी समय के साथ ट्रांसफ़ॉर्म होती है और औद्योगिक सेवा क्षेत्र आगे बढ़ते हैं, तो आप खेती किसी से तो करवाओगे। तो एक ये जो रूपांतरण होता है इकोनॉमी, उसकी वजह से काश्तकारी आवश्यक है। दूसरा, काश्तकारी इसलिए आवश्यक है कि परित्यक्ता, विधवा, डाइवोर्सी और इस तरह की जो महिलाएँ हैं, वो कैसे कार्य करेगी और अपनी आजीविका का संपादन कैसे करेगी, उसके लिए भी काश्तकारी ज़रूरी है। तीसरा, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जाते हैं, फादर किसान है, बच्चा मेंटली वीक है, वो खेती नहीं कर सकता, तो उसके लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा जो खेती कर सके और आपको एक हिस्सा दे सके। ये 3 पॉइंट्स भी अगर आप मेंशन कर देते, जिसमें सबसे टॉप स्थान पे जाएगा इकोनॉमी का रूपांतरण अच्छा हो, उसमें कोई कानूनी परेशानी ना हो, तो हमें काश्तकारी चालू रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो सामाजिक कुछ कारण मैंने बताए, विधवा, परित्यक्ता महिलाएँ, उनके भरण-पोषण को सक्षम बनाने के लिए भी ये ज़रूरी है। तीसरा, जो मानसिक रूप से विकसित और कमज़ोर बच्चे हैं, उनके परिवार के लालन-पालन के लिए भी काश्तकारी आवश्यक है। ये 3 पॉइंट्स आप बता सकते हो। तो आप ये कहो कि काश्तकारी को समाप्त करने में कोई फ़ायदा नहीं, उसमें सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार लगान को लेकर है और ये सुधार बेदखलियों को लेकर है। तो यहाँ पर जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये 22 हो गए हम यहाँ पर, 22 होने की वजह से क्या हुआ कि भूस्वामियों ने एक तरीका ढूँढ लिया है कि हमें पेपर पे इनको नहीं दिखाना है, कागज़ के ऊपर उनका कोई अस्तित्व नहीं, अनौपचारिक तरीके से। तो यहाँ पर आप चाहें तो अगर ये साथ में लिखा है, तो इसका एक परिणाम और अपने नोट्स में लिख लें। काश्तकारों का अनौपचारीकरण। अब ये टॉपिक मिलता-जुलता है भारत के श्रम कानूनों से, अगर आप इसको दूसरी साइड में लेखा ले जाके देखते हो, भारत के श्रम कानून भी बहुत जटिल माने गए। वो भी बायस है लेबर के फ़ेवर में। तो हमारे भारत में क्या हुआ, श्रम बाज़ार का अनौपचारीकरण हो गया। ये मैं पढ़ाऊँगा आपको मेंस की क्लास में, 2016 की मेंस में आया हुआ है कि भारत में श्रम बाज़ार के अनौपचारीकरण में भूमंडलीकरण की भूमिका। ये पूछा हुआ है यूपीएससी ने, वहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे। लेबर को आप दिखाते नहीं हो ना, लेबर को शो नहीं करते क्योंकि वो लेबर लॉज़ के अंदर आ जाते हैं। अब फायर लगा और कई लोग जल गए, आप सरकार उनको मदद भी करेगी तो कैसे, जब आप उनको पेपर पे शो नहीं कर रहे। उनको हॉलिडे कैसे मिलेगा, कैजुअल लीव कैसे मिलेगी, मैटरनिटी लीव कैसे मिलेगी। अब ये कारण क्या बना है कि हमने लेबर कानून को इतना टफ कर दिया है कि वो या तो भर्ती नहीं करेगा और करेगा तो उनको अनौपचारिक वे में करेगा। मैं खुद बीयू में काम किया शुरुआत में, मेरे को 4 महीने पर एक एडहॉक का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था। गेस्ट फैकल्टी से चालू किया था मैंने, सत्यवती कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी रहा, फिर ऐसे धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा तो उसमें एडहॉक अपॉइंटमेंट भी हुई थी मेरी। एडहॉक अपॉइंटमेंट में आपको सैलरी वैसे ही मिलती है जैसे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, लेकिन बस वही होता है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं आ पाते हैं और सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, आप परमानेंट नज़र नहीं आते हो। तो उसको सरकार के फील्ड में देखो आप, 4 महीने तक आपको
एक लेटर मिला, एडहॉक अपॉइंटमेंट हो गया, इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, 4 महीने तक आप पढ़ा रहे हो, 4 महीने पूरे होने पर 1 दिन का गैप देखें, 1 दिन का गैप, फिर वापस आपको एक लेटर इश्यू होगा। वो 1 दिन का गैप क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि वो कंटिन्यूटी ना दिखे, मतलब मैं क्लेम ना कर लूँ, स्थायित्व को लेकर मैं क्लेम ना कर लूँ। फिर 1 दिन का गैप देख के फिर आपको लेटर मिल रहा है, और हो सकता है कि ना भी मिले। तो पॉलिटिक्स बहुत होता है कॉलेजेस में, बहुत पॉलिटिक्स होता है। आपने अगर आपसे बड़े व्यक्ति को भी जी लगा के बोल दिया, तो भी लोग नाराज हो जाते हैं। क्या हम बूढ़े हो गए? हमारे लिए जी लगा दिया, हमें नमस्ते क्यों कर रहे हो? हेलो बोलो, इस तरह। अच्छा, मैं तो आप लोगों को भी नमस्ते करता हूँ। अब एक बार मेरी कंप्लेन हुई, कंप्लेन का आधार क्या था? मैं तो डर गया बहुत कि मेरे सीनियर सर ने मेरे को बोला कि रामेश्वर तुम्हारी एक कंप्लेन है। मेरा मैं एकदम अस्त-व्यस्त सा हो गया, मेरी कंप्लेन कैसी है? तो मैं बड़ा बोले कल मिलते हैं, कल बात करेंगे तुमसे। अब वो कल मिलते हैं, उनको ये भी नहीं कह सकता कि अभी बताओ। तो मैं बहुत परेशान रहा, फिर अगले दिन मिला तो बात का सारांश ये निकला कि आपने उनको जी लगा के क्यों बोला? यार अच्छा नहीं लगता, तुम तो समझते हो। अब मैंने कहा ये तो मेरे से बोला नहीं जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की शिकायत थी किसी सीनियर से कि उसको बोलो रामेश्वर को कि वो जी लगा के क्यों बोलता है। फिर मैंने सोचा कि कुछ बोलूंगा ही नहीं, मतलब जो नाम बोलने का नंबर आएगा तो नाम को स्किप करूंगा, क्योंकि मेरे से ये धृष्टता हो नहीं पाएगी उनके शिकायत के बावजूद भी कि मैं जील हटा दूं उससे, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे है ही नहीं कि मैं इस तरह से बात करूं कि। तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि ऐसा कोई जिक्र ना है कि उनका नाम लेना पड़े, वो सामने रहे और मैं कभी नाम से संबोधित ना करूं। तो ऐसा भी होता है, और मेरी नौकरी जाते जाते बच गई कि भाई चलो, अब अगली बार फिर लेटर मिलेगा, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देगा, उसके हाथ में क्यों ना भी दे। ऐसा एडोकिस्ट स्टाइल। और हमारे एक सर रहे जो 20 साल तक एडोक एक ही टाइप का विषय पढ़ाते थे जिनसे मैं पढ़ा था। क्या यूनिवर्सिटी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर वैकेंसी है? एक आदमी से आप 20 साल एडोक पढ़ा रहे हो, इसका मतलब वैकेंसी है। एडोक कब अपॉइंटमेंट होता है? जब कोई चला जाता है पीएचडी करने के लिए, बाहर चला गया, लंदन चला गया, कहीं चला गया, या कोई महिला है तो मैटरनिटी लीव पे चली गई, कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो पेपर कौन पढ़ाएगा? उसके लिए एडोक अपॉइंटमेंट होती है। एडोक अपॉइंटमेंट 20 साल के लिए नहीं होती कि हर एक आदमी को आप 20 साल तक सिर्फ एक लेटर पकड़ाए जाए। तो ये लेबर में भी है, मतलब लेबर में ही चल रहा है, और सरकारी क्षेत्र में भी चल रहा है, तो आप प्राइवेट को तो छोड़ ही दें। तो लेबर लॉज भारत के इतने कठोर हैं कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी उनसे बचने के लिए तरीका अपनाते हैं। तो यही चीज इधर भी दिख रही है, उधर भी दिख रही है। टॉपिक को आपस में जोड़ने की आदत पैदा करनी चाहिए आपको। तो हमारे भारत में श्रम बाजार का अनौपचारिकरण भी है, और हमारे भारत में काश्तकारों का अनौपचारिकरण भी है। और वजह सिर्फ एक ही है कि आपने लॉ बनाते समय एक आदमी की तरफ आप ज्यादा चले गए। आपने लेबर को प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छा है किया, लेकिन लेबर को कोई लेगा ही नहीं, तो उस प्रोटेक्शन का फायदा क्या निकला? या वो बेनिफिट ही ना उठा पाए जो सरकार दे रही है। राइट? तो ये 3 बातें यहाँ पर ध्यान में रखिए कि पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए भारत में व्यवहारिक रूप से काश्तकारों को स्थायित्व नहीं मिल पाया। और काश्तकारों के अनौपचारिकरण को बढ़ावा मिला।
काश्तकारों के अनौपचारिकरण को बढ़ावा मिला। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में इस काश्तकारी सुधार के विफल होने के पीछे निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। बस लिखिए। पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी प्रोफेसर के एन राज के अनुसार भारत में लगभग 80% काश्तकारी मौखिक यानी कि ओरल मौखिक और अनौपचारिक देखने को मिलती है। अगर वहां से नहीं मिले ऐसा कुछ ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा लिखने का आपको, क्योंकि एक सवाल दो भागों में दिखता है आमतौर पे। फिर इंट्रो भी जाना है, कंक्लूजन जाना है, दो दो पार्ट्स लेते हैं, तो वहां पे आपको पॉइंट्स में काम चलाना पड़ेगा। हेडिंग मत लगाओ, मतलब वाक्य बना दो, वाक्य जैसे वाक्य जैसा हो गया। तो इसी को थोड़ा और बड़ा करना हो तो आप ये कर सकते हो कि पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी देखने को मिलती है। उसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि काश्तकारों का भू अभिलेख, औपचारिक भू अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। अब एक तो आप फिर पॉइंट बनाओगे, फिर वो वर्ड काउंट होंगे, फिर उसमें लिखोगे। ऐसे तो ऐसे आदत डालो कि एक ही चीज को एक लंबी लाइन में लिख दो आप, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अच्छा, एविडेंस भी चाहिए होते हैं, इसलिए मैं आपको आपके लिए एविडेंसेस पेश करता हूँ। लेकिन ये जीएस का परीक्षा है, पहले तो ये समझो, स्पेशलाइज्ड नहीं है एग्जाम। तो आपसे बहुत ज्यादा, और टॉपर्स के भी आप नंबर देखोगे तो आप कहोगे कि बहुत एक्सीलेंट नंबर है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ये कहो कि 60% कम से कम आने चाहिए, तब तो सारे फेल हो जाएंगे इंडिया के। हमने जीएस फॉर इस तरह के बना तो दिए, लेकिन हमने मतलब मेरिट तो आपकी जैसे बनती वैसे बनती है। तो कम नंबर आ रहे हैं तो भी कम में किसी के ज्यादा आ गए तो आप उसको टॉप बोल रहे हो। इससे फर्क क्या पड़ गया? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि एक थ्रेशोल्ड लेवल बनना चाहिए कि कम से कम इतने नंबर तो आपके आने चाहिए, नहीं तो एग्जाम वापस होगी। अगर आपको इतना चेंज करना था तो 5 पेपर और जोड़ दो आप, इसमें से फर्क क्या पड़ जाएगा? जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं में से तो आपको मेरिट बनानी है किसी के लिए।
सिंपल सी बात तो यही है। तो आपसे भी बहुत अपेक्षा हमें नहीं लगती है कि रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन आप उस टॉपिक को समझते हो और थोड़ा उसमें जा सकते हो। 50-50, 75 वर्ड तो ऐसे ही चले जाते हैं। बस ये कि वो सवाल के अकॉर्डिंग आप थोड़े बहुत गए कि नहीं, उसी से आपको नंबर आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं जगह बनेगी उसमें। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कि कोई फैक्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हो। के.एन. राज सर ने रिसर्च किया था इस पे और ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड रहे हुए हैं के.एन. राज सर। और इन्होंने एक 1972 में एक टैक्स का सुझाव भी दिया था जिसको एएचटी कहा जाता था। लागू नहीं हुआ हमारे भारत में। एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स मतलब एएचटी। राज कमेटी ने सजेस्ट किया था मतलब जो हमारे भारत में कभी लागू नहीं हुआ। एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स। ये वो वाले राज सर हैं, तो इन्होंने एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम किया, तो ये खुद ही बता रहे हैं कि और कारण मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको लिंक करके कि लोग को देखते हुए वो लोग क्योंकि आपको ज़मीन का एक हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो समस्या है, तो आप इसको दिखा क्यों रहे हो फिर पेपर पर? तो ये लाल कानून की टफनेस की वजह से ऐसा हुआ है कि अभी भू अभिलेख पे वो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि केएन राज सर कह रहे हैं कि 80% काश्तकारी मौखिक यानी ओरल है और अनौपचारिक है, कोई पेपर नहीं बना हुआ है। तो एक तो कारण ये बना, आप कैसे उनको करोगे? दूसरा लिखिए सेकंड खुद कास्ट को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। खुद कास्ट को आधार तो बनाया लेकिन उसके मिसयूज़ कैसे हो सकते हैं मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो मिसिंग थी मतलब। जैसे मान लीजिए उसमें ये होता, जो आदमी कह रहा है कि हम काश्तकार को बाहर निकालेंगे, वो आदमी या तो स्वयं या उसका परिवार कृषि कार्य करे उस खेत के ऊपर। वह संबंधित खेत के आसपास रहता हो, वह या उसका परिवार संबंधित खेत के आसपास रहता हो। कृषि उसकी आय का मुख्य स्रोत हो। आदि। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे मतलब इन्हें ध्यान में नहीं रखा गया। मिसिंग है। जैसे हमारी पॉलिटी में भी कई बार पहले आता था, बेन सिंह के लड़के एक बार एक ही सरकार के कार्यकाल में 2 बार मंत्री बन गए थे। पंजाब के जो मुख्यमंत्री रहे थे बेअंत सिंह का नाम सुना होगा, वो उनके बेटे को लेकर एक विवाद पड़ा था।
एक ही सरकार में 2 बार, मतलब जैसे आप कहते हो कि भई मंत्री बनने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं, मतलब आप बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के पीरियड में आपको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। वो ले नहीं पाए थे, तो वो क्या हट गए मंत्री पद से, फिर एक गैप देके और फिर वापस बन गए। तो मुझे याद तो नहीं आ रहा कि कौन ये रिट लगाया था, लेकिन ये रिट गई थी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। फिर कोर्ट ने क्लियर किया था कि ये वन टाइम हो सकता है। आप ये नहीं कि उसी गवर्नमेंट में बार-बार गैप देके मंत्री बन रहे हो। ये 6 महीने वाली जो चीज़ है वो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, एक सरकार के टाइम पे। इसका मतलब ये चीज़ तो कोर्ट ने क्लियर करी ना, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। और आप कोई भी प्रोविज़न को जुडिशियल जजमेंट के साथ में ही देखोगे ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बहुत बाद में होते हैं कई बार। जैसे आर्टिकल 21 ए मेरे हिसाब से 10 साल बाद जुड़ा, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मैटर में, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई ये शिक्षा जो है वो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये तो उन्नी कृष्णन 93 का केस है, ये तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और मेरे हिसाब से 2002 या 3 के आसपास आर्टिकल 21 ऐड हुआ है शायद। तो इतना गैप लिया, मतलब वो जुडिशियल लाइट में अमेंडमेंट होने में इतना टाइम लगा। अब जिसको वो अमेंडमेंट नहीं हुआ उसको तो फिर वो कोर्ट का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी। तो लोगों ने मिसयूज किया, फिर इसका पर्सनल कल्टीवेशन का नाम ले लेके हटाया। तीसरा लिखे, थर्ड स्वैच्छिक समर्पण। वॉल्यूंटरी सरेंडर की समस्या है। तो कई काश्तकारों ने क्या किया कि पेपर पे लिख दिया। वो लिखा दबाव के कारण, भूस्वामियों ने उनसे लिखवाया कि आप इस पे लिख के दे दो कि मैं अपनी मर्जी से ये जमीन छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जमीन के कल्टीवेशन के अंदर, ये मेरा निजी मामला है और ये निर्णय मैं अपने ढंग से सोच विचार के, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी की समझाइश में आए, ये फैसला मैं आज तिथि मिति को फलाना गवाहों के सामने लेता हूँ। स्टाम्प पे लिख के दे दिया उसने, 2 विटनेस और करा लिए। उसने कहा एक लाइन और लिखो इसमें, कि क्या, कि मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए पास के शहर में जाना चाहता हूँ। तो मैं अक्षम हूँ इस कृषि कार्य के लिए, और मुझे खेद है कि मेरे कारण भूस्वामी को तकलीफ हुई है। अब आप उसका क्या इलाज कर सकते हो? अब इसमें बेदखल थोड़ी किया गया उसे, खुद छोड़ के जा रहा है। अब कोई आदमी खुद छोड़ के जा रहा है, आपने हटाया नहीं, तब तो जमीन का हिस्सा भी आपको नहीं देना है। वो तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना। बेदखल वर्ड का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इजेक्ट में। आप इजेक्यूलेशन कर रहे हो। वो वॉल्यूंटरी सरेंडर कर रहे हैं। और ये समस्या के रूप में क्यों दिखी? क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा हुए हैं। हर किसी को समझ में आ रहा था कि ये वॉल्यूंटरी सरेंडर अचानक क्यों हो रहा है। तो वो भूस्वामियों के दबाव बने ऐसे, जहां जहां उनको फंसावट महसूस हो रही थी, तो उन्होंने कहा आप खुद लिख के दे दो, क्योंकि जमीन का टुकड़ा छोड़ने का जो चक्कर पड़ रहा था, तो आप खुद छोड़ोगे तो फिर थोड़ी आपको जमीन मिलेगी वहां पर। जब आपको बेदखल करोगे तब प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक कारण बना था। ये 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से उनको स्थायित्व नहीं मिल पाया। और बार बार काश्तकारों को बदला जाता है। मेरा काश्तकार तो काफी टाइम से है, लेकिन मेरे को गांव वाले कहते हैं कि आप हटा दो उसको, आप नहीं समझते हो कि दिक्कत आ जाएगी आपको। मैंने कहा आएगी, देखेंगे, चलने दो अभी। तो 2-3 साल निकलते हैं, काश्तकार बदल देते हैं, 2-4 साल निकलते हैं, काश्तकार।
तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सूरत हाल में वो क्लेम ना कर पाएँ, क्योंकि आगे एक और चीज़ आने वाली है 12 साल वाली। तो अब हम काश्तकारी सुधारों में तीसरे पे जाएँगे, थर्ड पे ये हो गया है, सी पे आएँगे। स्वामित्व संबंधी अधिकार, ओनरशिप राइट्स, के अंतर्गत 12 वर्ष या अधिक लंबे समय से किसी कृषि भूमि को जोतने वाले काश्तकार जोतने वाले काश्तकार को संबंधित भूमि का स्वामी बना दिया जाए, स्वामी बना दिया जाए, पूर्ण विराम लगा दें, पैराग्राफ चेंज करें। उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग कानून बनाए गए, लेकिन विशेष सफलता केरल, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल लेकिन विशेष सफलता केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। चाहे तो अपने संदर्भ के लिए आप ब्रैकेट में लिख लें कहीं पर वामपंथी सरकारों के कारण, वामपंथी सरकारों के कारण कोष्टक बंद कर दिए। यहाँ पॉलिटिकल टच आ जाता है इस जगह पे, वामपंथ सरकार ये सब पॉलिटिकल साइंस के पार्ट है, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और ये सब। पैराग्राफ चेंज करिए। ये ध्यान देने योग्य है कि
पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा इसके लिए देखिए ऑपरेशन बरगा बरगा के नाम से एक विशेष अभियान भी चलाया गया। एक विशेष अभियान भी चलाया गया। इस प्रकार कोमा लगाइए, फिर आगे लिखिए इस प्रकार क्या, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल में सीमांत और लघु कृषकों सीमांत और लघु कृषकों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जो कल भी लिखा था, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ। अब जो कल वाली बात थी, फिर उसके साथ इसको जॉइंट कराना है, वो सवाल मेंस में आया हुआ जो है ना, बड़े किसान काश्तकार नहीं बनते, ये भी ध्यान रखो, वो कहने के लिए लिखता है यूपीएससी, सीमांत और लघु कृषक, सीमांत और लघु कृषक। किसको गरज पड़ी है कि अपना शोषण कराएगा बेवजह किसी का? एक आपने क्या 300 बीघा के आदमी को काश्तकार ही करते हुए देखा है कहीं? जो दूसरों के यहाँ टेनेंट फार्मिंग कर रहा है, उसको खुद को खेत में फुर्सत नहीं है। हु इज गोइंग टू बी टेनेंट फार्मर नेचुरली? मतलब हाँ, इफ आई एम ऑलरेडी अ गुड बिजनेसमैन, व्हाई आई नीड टू टीच एल्सवेयर? मतलब बट इफ आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, आई नीड टू टीच समवेयर। मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं किसी के यहाँ काम क्यों करूँ? ये आपको समझने पे ज्यादा फोकस करनी है आपको। मैं कह रहा हूँ GS3 मेंस तो पीटी क्या होता है, थोड़ा फैला हुआ एग्जाम है, वो फैल जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा वाइड में घूमती है। आप जिस दिन, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप अध्यापक बनो कभी भी जीवन के अंदर, ये इस तरह के अध्यापक जो हम लोग हैं, जो सही मायने में देखा जाए तो इसकी कोई सोशल इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इस काम की। भले हम अपने मन में कुछ भी समझते रहे, लेकिन आप समाज में जाके इस बात को नहीं बता पाते हो कि आप क्या करते हो। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं डीयू में था जब तक, तो उसका ठीक से उत्तर दे भी देता था, और उसमें भी लोग सवाल पूछते थे कि ये कौन सा कॉलेज है, प्राइवेट है क्या? क्योंकि वो गांव में तो आप वो समझा ही नहीं पाते हो कि किरोड़ीमल कॉलेज का मतलब क्या है, रामजस का मतलब क्या है। वो तो यही समझेंगे, अच्छा मतलब प्राइवेट कॉलेज है क्या? एक पॉइंट पे आके ना आपको समाज की भी जरूरत तो कहीं ना कहीं महसूस होती है। जब वो वैल्यू करता हुआ नजर नहीं आता तो आपको चुभती है ये बात, राइट? तो ये आपको बहुत उम्मीद है ना आईएएस से, बहुत उम्मीद है कि एक बार मैं आईएएस बन गया तो फिर मैं गांव में जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत उम्मीद है। ये भी बहुत बड़ा है मन के अंदर। लेकिन आप आईएएस बन के चले गए और आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, तब तो बहुत अजीब लगेगा। हालांकि वो आपसे काफी प्रभावित होंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, टीचर्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। मतलब गांव में पटवारी आ जाए तो सारे लोग उसका इंतजाम करते हैं कि सर आप यहाँ बैठिए, और आप, अरे
ठंडा पानी का मटका लाओ सर के लिए, सर चाय आज हमारे यहाँ होगी, खाना तो अब यहीं बनेगा, और उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और एक स्कूल का प्रिंसिपल जा रहा है तो उसको कोई नहीं पूछे। तो सोशल रेस्पेक्ट का एक पॉइंट तो बनता ही है किसी न किसी जगह पर आके। फिर हम विषयांतर नहीं होना चाहेंगे। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इनमें सुधरी। मैंने आपको सिर्फ ये निवेदन किया कि छोटे किसान ही भूमि सुधारों से सही लाभान्वित कैटेगरी ऑफ फार्मर्स है, वेदर दे राइट इट एक्सप्लिसिटली और वेदर दे डू नॉट राइट इट एट ऑल। आपको खुद को समझ जाना, बार बार अभ्यास में डाल दो। सीमांत लघु कृषक, सीमांत लघु कृषक। भूमि सुधार वैसे भी उन्हीं के टारगेट को ध्यान में रखते हुए हैं। हमारे भारत में सोशल जस्टिस गरीब फार्मर के लिए, अमीर फार्मर के लिए सोशल जस्टिस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रेलिवेंस। तो एक पॉइंट आप इधर से उठा के वहां पे प्लेस करोगे जो यूपीएससी ने पूछा। पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए, समग्र रूप से कोमा लगाइए इसके आगे। भारत में समग्र रूप से कोमा लगाते हुए लिखिए, भारत में इस भूमि सुधार को लेकर कोई विशेष सफलता देखने को नहीं मिलती है। पैराग्राफ चेंज करिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रियात्मक भूमि क्रियात्मक भूमि के केवल 4% भाग के लिए ही काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए और इसका 92% भाग केवल 7 राज्यों केवल 7 राज्यों तक सीमित रहा है। तो 4% भूमि के लिए मालिकाना हक मिला, और वो भी फिर बहुत ज्यादा 92% 7 स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड रहा। तो इसका मतलब कुछ ही राज्य इस दिशा में ठीक ठाक कदम उठा पाए, और
बाकी ये बहुत बड़ा आंदोलन जैसा तो नहीं बन पाया भारत के अंदर। इसीलिए कुछ विद्वान क्या करते हैं, इसके दो विभाजन करते हैं, इसमें बहुत डेप्थ है वैसे। लैंड रिफॉर्म फ्रॉम द अबव, अलग से बात कर रहा हूँ, दो मॉडल हैं इसके। एक होता है लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म्स फ्रॉम द अबव, ऊपर से थोपे जाते हैं, फ्रॉम द अबव। यानी कि लो बनाकर स्टेट वगैरह जो होते हैं, स्टेट इन्हें लोगों पर लागू करता है। इस तरह का जो मॉडल होता है हमारे इंडिया में, इस तरह के हैं ये लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम द अबव, ऊपर से आरोपित करना। एक होता है लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम बिलो। इसमें जनता अपने मन से करती है। जहाँ कोई सोशल एक्टिविस्ट का रोल भी हो सकता है। एक प्रकार का जन आंदोलन। जैसे विनोबा भावे जी ने भूदान का जो कार्यक्रम चलाया, भूदान ग्रामदान और इस तरह का जो रहा, वो हमारे गांव में भी आए थे। मेरे को पुराने लोग बताते हैं कि इस यहाँ आके बैठे थे विनोबा भावे जी, और उन्होंने समझाया लोगों को कि आप अपनी मर्जी से, जैसे हम कहते हैं ना, गोदान किया जाना चाहिए, मतलब कोई चीज को आप रिलीजन से लिंक करके बताते हो तो उसमें ज्यादा मूवमेंट बन सकती है कि आप भूमि का दान भी करोगे तो ये तुम्हें फायदा देगा, इस तरह से रिलीजन में लोगों को, कई लोगों को समझाया उन्होंने कि आप अपनी जमीन दान में दे दो। तो एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल आ गया यहाँ पे। लोगों को आप समझा रहे हो, लोग अपनी मर्जी से उसको, सबसे अच्छा तो तरीका वैसे यही होता है कि लोग अपनी मर्जी से करें। प्रशासन का धीमापन तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और प्रशासनिक जो मशीनरी होती है उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है, इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, एनफोर्समेंट हो नहीं पाता है, और फिर उसमें टकराट भी होती है कई बार, जिसमें लोग कुछ और सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, हिंसक रूप ले लेता है, और इस तरह से वो चलता है फिर। तो हमारे यहाँ ये मॉडल ज्यादा रहा है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाए हमारे देश के अंदर। और इसमें आप हालत देख ही रहे हो, जो आपके पास तथ्य हैं कि मैं 7 राज्यों की बात कर रहा हूँ, वहां पर 92% हो रहा है, ओवरऑल 4% पे ही आप उनको राइट्स दे पा रहे हो, ये चीजें। तो स्वामित्व संबंधी अधिकार और काश्तकारी सुधार आज भी इस हिसाब से, तो आप नीचे कंक्लूजन टाइप का लिखो और लिखिए इस प्रकार, कोमा लगाइए, ये कहा जा सकता है कि भारत में काश्तकारी सुधार ठीक से लागू नहीं हो पाए हैं।
वो वाली बात फिर लिखा देता हूँ, वहाँ पता नहीं कहाँ पे क्या लिखा होगा, तो आप पैराग्राफ चेंज करिए फिर लिखिए। काश्तकारी सुधारों काश्तकारी सुधारों के कमजोर क्रियान्वयन के मद्देनजर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि काश्तकारी को समाप्त कर दिया जाए, या उसे अवैधानिक घोषित कर दिया जाए। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक कायापलट और अन्य आधारों पर काश्तकारी का बने रहना जरूरी है। पूर्ण विराम लगाइए। इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा संस्तुत नीति आयोग द्वारा संस्तुत लीजिंग की ओर जाया जा सकता है, जो भूस्वामी के स्वामित्व को सुरक्षित करती है। पूर्ण विराम लगाइए। अन्य बातों के अलावा अन्य बातों के अलावा कोमा लगाइए, इसका एक परिणाम यह होगा कि कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं को उन लोगों के लिए लक्ष्योन्मुखी बनाया जा सकेगा।
लक्ष्योन्मुखी बनाया जा सकेगा जो वास्तविक रूप में कृषि कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान काश्तकारी में सरकारी योजनाओं का लाभ भूस्वामियों द्वारा उठा लिया जाता है। क्योंकि कठोर काश्तकारी नियमों के चलते भूस्वामी काश्तकारों को भू अभिलेखों पर औपचारिक दर्जा नहीं दे पाते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। एक मॉडल तो देख ही चुके हैं कि लो होने के बाद भी भूस्वामी नहीं बना पाए, तो ये तो बात तो आपको कई वर्षों के प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मालूम चल ही रहा है ना। लो बनाने से अगर सारांश निकल पाता तो अब तक निकल जाता। जब आपने एक मॉडल में अपना भारत के नियोजन वाला एक लंबा टाइम निकाल दिया जिससे आपको कुछ मिला ही नहीं, ऊपर से संघर्ष पैदा किया, लड़ाई झगड़े पैदा किए, नक्सलिज्म को डेवलप किया, और फिर निकला भी कुछ नहीं उससे कि आप कुछ टाइटल्स ट्रांसफर कर पाए, ये भी नहीं हो पाया, तो फिर आप दूसरे मॉडल पे आओ। अगर समस्या ही है तो उसको मिनिमम करो। अब भूस्वामी इसलिए पेपर पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसको सरकारी स्कीमें लेनी है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है कि मेरे को फायदा उठाना है। ये फायदे की बातें तो अब चलने लगी ना। किसान आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना, पीएम किसान, आपको लिस्टिंग बना दूंगा मैं। ये खाली पीएम किसान ही नहीं है, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर का मॉडल कई स्टेट लागू कर रहे हैं अभी। ये तो अभी की डेवलपमेंट है ना इंडिया में, कि आप किसानों की ऋण माफ करो या आप उनको डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करो, कौन सा मॉडल बढ़िया होगा। ये एक बहस भारत में छिड़ी थी कि भाई वो किसान कर्जा लेता है किसी से या सहकारी समिति से, बैंक से या मनी लेंडर से, ऋण माफ होते हैं तो मनी लेंडर वाले तो नहीं होते हैं, तो आपको भी पता है। जो बैंक से ले रखे हैं और जो सहकारी समिति से ले रखे हैं वो ऋण माफ होते हैं, क्योंकि वो औपचारिक स्टैंडर्ड लोनिंग है ना। मनी लेंडरों से कितना क्या लिया इससे गवर्नमेंट को नहीं मतलब होता है। लेकिन वो सहकारी समिति या बैंक से लोन क्यों लेता है किसान, जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या कोई और तरीका हो, क्योंकि उसको ये मौसम वगैरह के हिसाब से अपना बीज वगैरह के लिए करना पड़ता है, उसको सस्ता भी मिलता है, तो वो वहां से लेता है। इसी उम्मीद के साथ लेता है कि फिर होगा तो हम चुकाएंगे उसको। तो वो ले क्यों रहा, आप उस जड़ पे जाओ ना। आपको तो फिर बाद में वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, फिर माफ करोगे ऋण, तो आप एक गलत कल्चर पैदा कर दोगे कि जो किसान चुकाना चाह रहा है वो भी सोचेगा कि वेट कर लेते हैं, क्या पता कोई गवर्नमेंट आएगी इसको माफ भी कर देगी। वो देना भी चाह रहा होगा तो नहीं देगा। इससे तो बैंकों की एनपीए बढ़ जाएगी आपकी। इससे ज्यादा अच्छा है कि आपको खर्चा तो होना ही है, तो आप पहले ही भेज दो उसके अकाउंट में कि भाई तुम खाद बीज वगैरह के हिसाब से हम दे रहे हैं आपको।
राजदू बंधु योजना है जैसे नीचे साउथ इंडिया, एक एक बहुत सारे नाम जो लिए मैंने, किसान आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना वगैरह वगैरह, और मैं लिस्ट बता दूंगा आपको, कहीं ना कहीं लिखवा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि उनका ये काम हो जाएगा कि उनको लोन नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर वो ऋण के जाल में नहीं फंसेंगे, हमारी एनपीए की समस्या भी मतलब वो नहीं रहेगी। ये सारी चीजें तो आपको अभी नजर आ रही होगी, पीएम किसान जब से आया उसके बाद स्टेट्स इसमें आगे आए। और भूमि सुधार तो इतना पुराना टॉपिक है इंडिया का, भूस्वामी को तो आइडिया भी नहीं था कि गवर्नमेंट के भी हमारे खाते में पैसा भेजेगी। वो तो इसलिए उनका नाम नहीं लिख रहे थे कि जमीन पे कब्जा ना कर ले, 12 साल का रिकॉर्ड ना दिखा दे। तो वो दिखाया ही नहीं उनको, पेपर पे वही किसान नजर आ रहे हैं जो भूस्वामी। एक बार मेरे को बोला, मेरे गांव से फोन आया कि तुम्हारे आधार कार्ड वगैरह भेज दो, गवर्नमेंट यहाँ पे लोग आए हैं और वो मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज के लिए मांग रहे हैं? बोले आपके खाते में कुछ पैसा आएगा सरकारी योजना। तो मैंने हाँ हूँ करके बात कर ली, फिर मैंने भेजा ही नहीं खैर, कि भाई मेरे को अकाउंट में पैसा चाहिए। लेकिन वो मेरे मेरे को, मैंने कहा आपकी सिस्टर्स का भी चाहिए इसमें, क्योंकि फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो उसमें मेरी सिस्टर्स भी हैं। तो वो बोले कि भाई ये कैसे है कि आधार कार्ड क्यों चाहिए, तो इस चीज के लिए चाहिए। मैंने सिस्टर से पूछ लिया भाई तुम्हें चाहिए तो बता दो, वो गांव में मंगवा रहे हैं, भेज दो वहाँ पे। तो उन्होंने भी नहीं भेजा, मैंने भी नहीं भेजा। लेकिन वो टेक्निकली वो पीएम किसान वगैरह का पैसा मेरे खाते में आता है। तो अब काश्तकार को तो नहीं मिल रहा, वो हमारे अकाउंट में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही समझ रही है कि आप ही किसान हो, यही चक्कर है। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। इससे मैंने यहाँ पे एक लिखाया आपको जानबूझ के, लीजिंग तो अलग से है, लेकिन मैंने कहा कि जोड़ के ना पूछ ले यूपीएससी आपको कि इसमें एक व्यवस्थित मॉडल जो आप बता सकते हैं, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे डिनाई करा दिया। अच्छा, लिखने का एक तरीका होता है बहुत बढ़िया, ये विधवा महिलाएं और कमजोर मानसिक शक्ति वाले बच्चे, इनको अवॉइड करके मैंने क्या लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक कायापलट और अन्य आधार। ये शॉर्टकट करने का तरीका है ना, कि आप अन्य आधार जरूरी थोड़ी बताओगे, एक मेन बता दी बाकी अन्य आधार लिख दिए। तो उसके मद्देनजर काश्तकारी तो रहेगी। अब काश्तकारी में आपको दिक्कत नजर आ रही है तो लीजिंग पे जाओ। लीजिंग में एक माइनस पॉइंट क्या है कि वो भूस्वामी नहीं बन पाएगा। तो आपने भूस्वामी बनाने का लो बना के कितना को भूस्वामी बना दिया, ये भी तो एक बात है। नहीं बना पाए ना, मतलब कि भूस्वामी आप बना ही नहीं पाए, तो भाई हटो उस मॉडल से। जो बीच का निकल रहा वो देखो। मनमोहन सिंह जी ने भी एक आर्टिकल में लिखा था बहुत पहले, बाद में नीति आयोग ने बताया। नीति आयोग में भी जो अरविंद पानगढ़िया सर, जो भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो पहले सीए बने थे उसके जो डिप्टी वो, मेन तो मतलब डिप्टी अपॉइंटमेंट होता है ना इस तरह के, बाकी तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने फर्स्ट कार्यकाल में बोला था, जब इतना सा अखबार में आया था, मैंने 15 की क्लास नोट्स अगर आप मेरे देखोगे तो 15 में भी मैंने करवा रखा है, और 15 की मेंस में सवाल भी यूपीएससी ने एक छोटा सा डाल दिया है उसमें। सवाल क्या था कि क्या भारत में छोटे मतलब खेतों का आकार लगातार कम हो रहा है, एक भाग में ये था, दूसरे में था संविदा कृषि और लीजिंग इस समस्या को कैसे दूर कर सकता है। उस समय पानगढ़िया सर ने एक आधा आर्टिकल इस पर डाला था, बहुत हल्की बात वो कर रहे थे। तो लेकिन मैंने क्लास में उसको डाला कि कहीं आ ना जाए, वो आ भी गया था। अब जो छोटे खेत वाला मसला है लीजिंग के साथ, लीजिंग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। एक दो कारण और हमें इसमें मेंशन करना है, तो कि ये फेल क्यों रहा, वो कारण हम मेंशन नहीं कर पाए, तो आप नीचे पैराग्राफ चेंज करें। देखिए भारत में इस भूमि सुधार की विफलता के पीछे निम्न दो कारणों को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है।
एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। पॉलिटिकल विल पावर, क्योंकि वो वामपंथ वालों के पास ज़्यादा पॉलिटिकल विल पावर था। तो एक कारण ये बन रहा है। दूसरा देखिए, भूस्वामियों का दबाव। ये दबाव मतलब वो इनडायरेक्टली बना रहे थे उनपे, क्योंकि इसमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अ, आप फॉर्म भरोगे, खसरा नंबर क्या है, कौन से खेत में काश्तकार हो, और आप क्या चाह रहे हो उसके अंदर। कहीं कहीं पर प्राइस भी थी, मतलब आप स्वामी बन रहे हो तो थोड़ी प्राइस गवर्नमेंट का लेने का भी था इसके अंदर, लेकिन वो प्राइस बहुत कम रखी गई थी, नॉमिनल। थोड़ी प्राइस पे करके आप उस लैंड के स्वामी बन सकते। तो आपको सारा डिटेल उसमें देना है, और प्राइस जहाँ पे आ जाती है वहां पर तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हमें लेना चाह रहा हूँ। फिर उनके नाम चस्पा होते थे। चस्पा का मतलब पेस्ट होना दीवार के ऊपर, कि पटवार मंडल के बाहर जैसे पेस्टिंग होती थी कि ये लोग हैं जो मतलब इच्छुक हैं। तो फिर वो जग जाहिर होते थे नाम ऐसे, और भूस्वामी फिर उनको डराते थे कि अच्छा, भूस्वामी पहले से एडवांस में ही, जब लो तो आ रहा है तो सबको पता है, तो वो पहले ही कह देते थे कि भाई आप देख लेना आगे फिर इसका अंजाम क्या होगा, अभी तो ले लोगे लेकिन गांव में ही रहना है। तो इस तरह से तो वो भी था इसके अंदर, ऐसा कारण था। मिलते हैं फिर, है ना। ये 2-3 मिनट बचे, क्या पढ़ाऊंगा।